तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को अपने गेमिंग पीसी का टूर देने जा रहा हूं और आपको बताने वाला हूं कि ये 2024 में गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट और बजट पीसी क्यों होने वाला है। क्योंकि मैं आज आप लोगों को अपने गेमिंग पीसी के सारे कंपोनेंट दिखाने वाला हूं और साथ ही में मैंने उसको लोकल मार्केट से किस प्राइस में परचेज किया ये भी बताने वाला हूँ। मैं इस गेमिंग पीसी को लगभग 1 महीने से धड़ाधड़ यूज किए जा रहा हूँ और सच बताऊं तो दोस्तों, ये बिल्ड मेरे लिए 2024 में किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये पीसी मेरे किसी भी गेम को हाई एंड सेटिंग पे विथ हायर फ्रेम रेट के साथ बहुत ही स्मूथली चला देता है, जिससे ये मुझे एक बहुत ही धमाकेदार एंड शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंने अपने गेमिंग पीसी में किस किस कंपोनेंट का यूज किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट की। तो कैबिनेट के लिए मैंने यूज किया है सर्कल गेमिंग की तरफ से आने वाला एलिगेंटर X1 RGB, जो कि एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है जो 4 RGB फैन और एक फ्रंट पैनल मैश के साथ आता है। कैबिनेट में एक साइड टेम्पर ग्लास आता है और दोस्तों, अगर आप इसको कभी अपग्रेड करना चाहें तो आप लोग इसमें 325 mm तक का ग्राफिक्स कार्ड और 160 mm तक का कूलर लगा सकते हैं। इसमें 2 HDD स्लॉट आते हैं और ये USB 3 को सपोर्ट करता है। ये कैबिनेट 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसे 3100 इंक्लूडिंग GST में परचेज किया था। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट की तरफ, और जिसे कि आप लोग जानते ही होंगे, हर एक पीसी की जो बैकबोन होती है वो होता है एक मदरबोर्ड, जिसके लिए मैंने यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B550M DS3H AC। अब मैंने इस मदरबोर्ड को क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे एक AMD Ryzen 5000 सीरीज का यूज करना था और ये मदरबोर्ड उसके लिए बेस्ट है। ये मदरबोर्ड वाईफाई एंड ब्लूटूथ के साथ आता है और ये मदरबोर्ड DDR4 को सपोर्ट करता है। पैनल्स एंड पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको यूज में आने वाले सभी तरह के पोर्ट्स मिल जाते हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसको 9900 इंक्लूडिंग GST में परचेज किया था। अब बात करते हैं मेरे गेमिंग पीसी के दिल यानी कि CPU या प्रोसेसर की। मैंने अपने पीसी में यूज़ किया है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5600X प्रोसेसर, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है। ये 3.7 गीगाहर्ट्ज बेस क्लॉक और 4.6 गीगाहर्ट्ज बूस्ट क्लॉक तक चल सकता है। ये Gen 3 आर्किटेक्चर के बेस पे बना हुआ है, जो कि इसके परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड फीचर को बहुत इम्प्रूव करता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसको 15,000 इंक्लूडिंग GST में परचेज किया था। अब सारे ही कंपोनेंट को पावर तो देनी पड़ेगी ना, तो आइए बढ़ते हैं अपने पीसी के फोर्थ कंपोनेंट की तरफ। पावर सप्लाई के लिए मैंने यूज़ किया है कोर्सियर की तरफ से आने वाली CV650 ATX 80+ ब्रॉन्ज का। ये 650 वॉट्स का कंटिन्यूस पावर सप्लाई देती है और ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट के साथ आती है। शॉर्ट में समझाऊं तो ये पावर सप्लाई आपके पीसी को ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओवर टेम्परेचर एंड ओवर पावर से प्रोटेक्ट करती है और स्मूथली चलाने के लिए बेस्ट है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसको 5,000 रुपए में इंक्लूडिंग GST परचेज किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ कंपोनेंट की तरफ, जो है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इन शॉर्ट, आपका जितना भी डाटा है उसको स्टोर करने वाला एलिमेंट। स्टोरेज की बात करें तो मैंने इसके लिए यूज किया है किंगस्टोन की तरफ से आने वाली 1 TB की NVMe SSD। किंगस्टोन NVMe 2 SSD एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो डाटा स्टोर और ट्रांसफर देने के लिए PSI 4x4 इंटरफेस और NVMe प्रोटोकॉल का यूज करता है। इसकी जो रीडिंग स्पीड है वो 3500 Mbps, वहीं राइटिंग स्पीड जो है वो 2100 Mbps है, जो कि गेमिंग, एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है। ये 3 ईयर की लिमिटेड वारंटी के साथ आता है और इसके प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसको 5100 रुपये इंक्लूडिंग GST में परचेज किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने पीसी के छठे कंपोनेंट रैम की तरफ। मैंने मेरे पीसी में रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो यूज़ की है वो है T-Force की तरफ से आने वाली 16 GB की DDR4 RGB रैम, जो कि वाइट कलर में है। ये रैम 120 फुल फ्रेम एंड अल्ट्रा वाइड एंगल RGB लाइटिंग इफेक्ट के साथ आती है, जिसे हम वेरियस मदरबोर्ड एंड सॉफ्टवेयर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और वाइट कलर में इसकी RGB लाइट बहुत ही खिल के आती है, जो आपके सेटअप को बहुत ही इम्प्रेसिव एंड आई कैचिंग लुक देती है।
ये रैम सपोर्ट करती है XMP2 को, जो कि 1 क्लिक ओवरक्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है और ये इंटेल और AMD दोनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो मैंने इसको लोकल मार्केट से 4100 रुपए इंक्लूडिंग GST में परचेज किया था। अब बारी है मेरे गेमिंग पीसी की माइंड यानी कि ग्राफिक्स कार्ड की। मैंने इसके लिए यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला RTX 3060 OC एडिशन, जो कि 12 GB की GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। ये ग्राफिक्स कार्ड 2 यूनिक ब्लेड फैन, अल्टरनेटिव स्पिनिंग एंड मेटल बैक प्लेट के साथ आता है। इसमें हम लोगों को दो 1.4 एम्पियर डिस्प्ले पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं। अगर आप एक गेमर, स्ट्रीमर या फिर एक एडिटर हैं तो ये ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसको लोकल मार्केट से 24,800 रुपए में परचेज किया था। लास्ट में मुझे एक कीबोर्ड और माउस भी चाहिए था, जिसके लिए मैंने लिया चेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला ट्रांसफार्मर 1, जो कि एक गेमिंग कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है। इस कॉम्बो के अंदर हम लोगों को एक स्टाइलिश सा कीबोर्ड और एक ट्रांसफार्मर के लुक वाला माउस मिलता है और दोनों ही फुल RGB लाइटिंग इफेक्ट के साथ आते हैं। इसके कीबोर्ड में 104 कीज हैं, जिसमें कि 12 इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया की है और ये 4 RGB मोड्स के साथ आता है। वहीं इसके माउस की बात करें तो इसके माउस के व्हील के जस्ट ऊपर एक DPI स्विच मिलता है, जिससे आप इस माउस की RGB कंट्रोल कर सकते हैं और ये भी बहुत ही अच्छे बियर्डेड केबल के साथ आता है। इस कॉम्बो की प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसको 1200 रुपए इंक्लूडिंग GST में परचेज किया था। तो अगर हम लोग इन सब कंपोनेंट का टोटल करें तो जो एक्चुअल अमाउंट आएगा वो आएगा 68,200 रुपीज। और दोस्तों, जब मैं अपना PC बिल्ड करवाने गया था उससे पहले ही मैंने अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर लिया था कि मुझे अपना PC 70K के बजट में ही बिल्ड करवाना है, जो मैंने कुछ इस तरह पूरा किया। और आप लोग भी जब कभी अपना PC बिल्ड करवाने के बारे में सोचे तो एक बजट का टारगेट अपने मन में जरूर रखना, जिससे आप लोगों को कंपोनेंट सिलेक्ट करने में और आसानी होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें मॉनिटर क्यों इंक्लूड नहीं किया। तो यार, मेरे पास ना पहले से ही एक पुराना LG का 21 इंच का मॉनिटर रखा हुआ था और एक LG का 32 इंच का टीवी भी था, तो मैंने दोनों को ही यूज कर लिया, जिसमें मैं गेमिंग के लिए 32 इंच का टीवी यूज करता हूँ और एडिटिंग वगैरह करने के लिए 21 इंच का मॉनिटर काम आता है। क्योंकि यार, टीवी में जब आप लोग एडिटिंग का काम करते हैं तो एक्चुअल रिजल्ट जो हम लोगों को चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। अब ये अपने आप में एक बहुत अलग और बड़ा सा टॉपिक है, जो कि मैं यहाँ नहीं समझा सकता। लेकिन अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं जल्द ही उसका वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो यार, मैंने ये पूरा बिल्ड अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से बिल्ड किया है, जो कि ये एक परफेक्ट बिल्ड है मेरे लिए, मेरे बजट के हिसाब से फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग। और अगर आप लोगों को भी मेरी तरह अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देता रहूं, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द नोटिफिकेशन ऑन ऑल, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सबसे लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए अपने गेमिंग PC का गेम प्ले विथ FPS एंड ग्राफिक्स सेटिंग के साथ डाल दिया है, ताकि आप लोग मेरे गेमिंग PC के परफॉर्मेंस को और भी अच्छे से देख सकें, समझ पाएं और अपना डिसीजन ले पाएं। थैंक्स एंड hasta la vista।